नमस्कार, सुप्रभात। सुबह के 7 बज चुके हैं। 7 की बड़ी बात लेकर मैं हूं आपके साथ तृप्ति सोनी। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रहलाद की। प्रहलाद के लिए दुआ करें क्योंकि 3 दिन से मासूम प्रहलाद बोरवेल में फंसा हुआ है और आखिरी दौर में रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। सेतपुरा गांव के बोरवेल में बच्चा फंसा है। 19 फीट तक टनल की खुदाई हो चुकी है। लगभग 5 फीट और खुदाई बाकी है। मौके पर एम्बुलेंस और डॉक्टर्स की टीम मौजूद है। किसी भी वक्त बच्चे को बाहर निकाला जा सकता है। 5 फीट की खुदाई में 1 से 1.5 घंटे का वक्त और लग सकता है। बहरहाल 3 दिन से मासूम प्रहलाद बोरवेल के अंदर फंसा हुआ है। मेडिकल एक्सपर्ट्स उसे लगातार ऑक्सीजन की सप्लाई दे रहे हैं। 19 फीट तक की खुदाई टनल की हो चुकी है। 5 फीट और खुदाई बाकी है। एम्बुलेंस और डॉक्टर्स की टीम मौके पर मौजूद है। निवाड़ी के सेतपुरा गांव में धारा 144 भी लागू है। 3 दिन से मासूम प्रहलाद बोरवेल में फंसा है। बता दें कि बुधवार सुबह 9 बजे के करीब ये खबर आई कि बच्चा बोरवेल में गिर गया है। अपने दादा के साथ वो खेल रहा था। दादा कुछ काम करने लग गए और इस बीच जो बोरवेल वहां खुला पड़ा था उसमें बच्चा खेलते खेलते गिर गया, जिसके बाद पहले तो ग्रामीणों ने खुदाई शुरू की थी। उसके बाद फिर सूचना दी गई प्रशासन को। प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और 3 दिन से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। महेंद्र कुशवाहा हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। महेंद्र, और कितना वक्त लग सकता है टनल पूरा होने में? गुड मॉर्निंग जी, बता दूं आज की आज तीसरा दिन है। 72 घंटे अगर देखें तो 70 घंटे गुजर चुके हैं। लगातार जिस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है लगातार अभी जारी है। और जिस तरह से कि 72 जो कि घंटे मतलब 9 बजे जो अभी जो 9 बजेंगे 72 घंटे हो चुके होंगे और अभी तक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जो कि 9 फीट अभी तक यहाँ तक टनल खोदा जा चुका है और 5 फीट अभी बताया जा रहा है कि 5 फीट अभी बाकी है, जो कि अभी इसमें भी कुछ घंटे और लग सकते हैं। लेकिन बता दूँ कि जिस तरह से अभी जो तीसरे दिन गुजरने का जो चौथा दिन आज भी लग गया है और सुबह की अभी 7 जने हैं और लगातार अभी भी रेस्क्यू अभी भी जारी है। मैं अपने कैमरामैन सहयोगी से कहना चाहूँगा कि एक बार वहाँ अपना जो सुबह के वक्त जो टनल है जो खोदा जा रहा है वहाँ दिखाने का प्रयास करेंगे हम। और जो साथी जहाँ के जो ग्रामीण हैं आज सुबह से ही फिर से एक बार वो वहाँ सभी इकट्ठा होने लगे हैं और उस प्रहलाद की फिर से दुआएं कर रहे हैं कि वहाँ फिर से जो कि प्रहलाद है जो कि वो सही सुरक्षित हो। और मैं बता दूँ कि हम टनल के पास जाने का प्रयास कर रहे हैं कि टनल जो कि है कितना बन चुका है दिखाने का प्रयास करेंगे आप लोगों को जो दर्शक हैं। लेकिन जो अभी जो है हालात है अभी तक वहाँ खुदाई के जो आप साफ देख सकते हैं कि जिस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन जिस तरह देखा जा सकता है कि अभी भी चल रहा है। लगातार अभी खोदने का काम चल रहा है। टनल का काम अभी भी चल रहा है लगातार। जो लोग हैं वहाँ के जो कर्मचारी हैं सारे अभी भी लगातार पूरी रात वहाँ से खोदते आए हुए हैं और खोदते जा रहे हैं। और वहाँ तक प्रहलाद है जो कि प्रहलाद वहाँ जो टनल बनाया जा रहा है प्रहलाद तक पहुँचने का प्रयास कर रहे हैं। मैं बता दूँ कि जो काफ़ी दिनों से कुछ दिनों से उसका मूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा है। उसके प्रशासन के अधिकारियों का कहना है कि मूवमेंट नहीं देखने को मिल रहा है, लेकिन जल्द से जल्द तक पहुँचेंगे क्योंकि उसको सही सुरक्षित निकालने का क्योंकि जो जिम्मेदारी है उनको निकालने की उसको पहुँचाने की जो कि इलाज के लिए उसको झांसी मेडिकल कॉलेज तक पहुँचाने का सही सलामत पहुँचाने का प्रयास है। और जो जहाँ तक कहने का उनका शायद हो सकता है आज जल्द से जल्द अभी 2 घंटों में या 3 घंटों में ही उसको बाहर निकाला जा सके और उसको झांसी के एक मेडिकल में इलाज के लिए भेजा जा सकता है। जी महेंद्र, परिवार का अभी क्या कुछ कहना है? परिवार की किस तरह की हालत है? क्या प्रहलाद से दोबारा बात हो पाई है? क्या प्रहलाद की कंडीशन कैसी है? इस बारे में मेडिकल एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं? नहीं, मेडिकल एक्सपर्ट्स की जो बात की गई थी तो उन्होंने उनका ये कहना था कि उसका जो मूवमेंट था वो 4 तारीख के बाद से देखने को नहीं मिल रहा है। लगातार उसको हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं और बहुत साथ पूरा हमला उसको मॉनिटरिंग में लगा हुआ है, उसके मूवमेंटिंग में पूरा नजर रख रहे हैं, लेकिन जो मूवमेंटिंग नहीं दिख रही है। लेकिन फिर भी उनका ये कहना है कि जो अगर लगातार ऑक्सीजन वहाँ दे रहे हैं कि अगर कहीं ना कहीं उम्मीद है उनको भी कि कुछ ना कुछ पहला अभी सही सुरक्षित होगा। जब वो टनल पूरा कंप्लीट होने का जब पहले जब बाहर निकाला जाएगा तो उसको इलाज के लिए भेजा जाएगा। साथ ही जो परिवार के लोग हैं गाँव के लोग हैं सभी
अभी भी उस टनल पर निगाहें लगा के बैठे हैं जहां से प्रहलाद को निकाला जाएगा। सभी की चिंताएं चेहरे पर, लेकिन आज देख सकते हैं चिंताएं दिख सकती हैं उनकी, क्योंकि समय जिस तरह से गुजर गया और जिस तरह से समय गुजर रहा है उससे उनकी चिंताएं और लकीरें बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि निश्चित ही कहीं ना कहीं, क्योंकि जिस तरह से समय बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं उनको भी कहीं ना कहीं शंका है, कहीं ना कहीं चिंता है कि कुछ ऐसा कोई हादसा ना हो जिससे कि उनको भी जिससे दुख झेलना पड़े। लेकिन वो सभी दुआएं कर रहे हैं कि प्रहलाद सुरक्षित निकले और उसको अस्पताल पहुंचाने के बाद वहाँ अपने माँ बाप के पास वापस लौटे। जी, बने रहिए हमारे साथ में। महेंद्र, आपसे दोबारा जुड़ेंगे। तो निवाड़ी के सेतपुरा गांव में जहां जो तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, ये तस्वीरें हम लगातार 3 दिनों से दिखा रहे हैं। 3 दिन का वक्त बीत चुका है, काफी लंबा वक्त ये, और प्रहलाद का हौसला अभी भी बरकरार है। हम सभी यही उम्मीद कर रहे हैं और यही दुआ उसके लिए कर रहे हैं। परिवार वहां मौके पर डटा हुआ है, सेतपुरा गांव के लोग सारे वहां पर डटे हुए हैं। सभी यही दुआ कर रहे हैं कि प्रहलाद सुरक्षित बाहर निकले। 2 से 3 घंटे का वक्त और लग सकता है, महेंद्र हमारे सहयोगी बता रहे हैं। महेंद्र, शुक्रिया आपका फिलहाल जानकारी के लिए। आपसे दोबारा जुड़ेंगे। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। भागवत के दौरे का आखिरी दिन है आज। मोहन भागवत आज भोपाल दौरे के आखिरी दिन कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। कल कई मुद्दों पर कार्यकर्ताओं से चर्चा मोहन भागवत ने की है। कोरोना में समाज में संघ के प्रति विश्वास बढ़ा है, ये बात संघ प्रमुख ने कही। नए कार्यकर्ता और संस्थाएं संघ के संपर्क में आए हैं। भागवत ने सभी को संगठित करने के निर्देश दिए हैं। मैदानी स्तर पर शाखाएं लगाने के भी निर्देश संघ प्रमुख ने जारी किए हैं। आकांक्षा शर्मा जुड़ गई हैं ज्यादा जानकारी के साथ में। आकांक्षा, बहुत कम अंतराल में लगातार दौरे मोहन भागवत के, संघ प्रमुख ने कार्यकर्ताओं में जोश भरा है और एक बार फिर मैदान में आरएसएस। बिल्कुल तृप्ति, देखिए बीते 5 महीनों में ये तीसरा दौरा है मोहन भागवत का। सरसंघ संचालक इस बार 4 दिवसीय दौरे के लिए राजधानी भोपाल आए हैं और जो संघ का कार्यालय है शारदा विहार, वहां पर रुके हुए हैं। देखिए आज तीसरा दिन है और लगातार 2 दिन जो क्षेत्रीय संघ की क्षेत्रीय बैठक है वो उन्होंने ली है। कल दूसरे दिन की अगर बात करें तो उन्होंने साफ कहा अपने कार्यकर्ताओं को, कार्यसेवकों को संबोधित करते हुए कि संघ ने बहुत अच्छा काम किया है कोरोना काल के दौरान। ऐसे संघ इस काम से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो संघ से जुड़े हैं, ऐसी बहुत सारी समितियां हैं जो संघ से जुड़ी हैं। हमें इसी तरीके से काम करना है क्योंकि ये विश्व रूपी महामारी है और इसे जाने में भी बहुत ज़्यादा समय लगेगा। हालांकि उन्होंने जो स्वयं सेवक है उनको एक बात और साफ कर दी कि कोरोना काल के दौरान वर्चुअल तरीके से ही जो सेवक थे वो जनता से जुड़ रहे थे, लेकिन अब चूंकि कोरोना तो है लेकिन ऐसे बहुत सारे मापदंड आ गए हैं जिनको आप ध्यान में रखते हुए मैदान में उतर सकते हैं। तो जितनी भी संघ की शाखाएं थी जो वर्चुअल रूप से चल रही थी, अब वो धीरे धीरे छोटे छोटे ग्रुप में मैदानी स्तर पर आ जानी चाहिए क्योंकि अब उसकी ज़रूरत है। और अब जो है वर्चुअल ना हो के वो चीज़ें जो है अब धीरे धीरे लोगों के बीच में पहुंचनी चाहिए। इसी के साथ अगर बात करें तो उन्होंने साफ कहा कि पर्यावरण को लेकर उन्होंने जो स्वयंसेवक थे उनको एक निर्देश दिया है कि हर स्वयंसेवक को अपने जीवन काल में 100 पेड़ लगाने हैं। साथ ही साथ लोगों को भी पर्यावरण के लिए अपने घरों के आसपास जो गंदगी है उसको ना फैलाएं, पानी का दुरुपयोग ना करें, प्लास्टिक का प्रयोग ना करें। इस तरीके की कुछ चीज़ों को लेकर लोगों को जागरूक करना है ताकि पर्यावरण को लेकर लोग जागरूक हो सके। उन्होंने पर्यावरण को लेकर और पानी के दुरुपयोग को लेकर भी बैठक करी और लोगों से ये पूछा कि क्या दिक्कतें आती हैं, किस तरीके से इसको कम किया जाए। क्योंकि उन्होंने साफ कहा है कि अगर ये लोग अपने घरों के आसपास साफ सफाई रखेंगे, प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करेंगे, पानी का दुरुपयोग नहीं करेंगे तो वो आत्मनिर्भर बनेंगे। ये जो आत्मनिर्भर है ये टैगलाइन है अभी फिलहाल केंद्र सरकार की। लोगों को आत्मनिर्भर बनना है, हमें आत्मनिर्भर भारत की तरफ आगे बढ़ना है। और यही बात मोहन भागवत ने भी करी कि लोगों को छोटी छोटी चीज़ों के जरिए आत्मनिर्भर बनाना है और ये जिम्मेदारी पूरी की पूरी स्वयं सेवकों को दी गई है। वो लोगों के बीच में पहुंचे, उन्हें जागरूक करें। और आज तीसरा दिन है और आज भी बैठक का दौर लगातार जारी रहेगा। हालांकि कुल मिलाकर देखें तो साफ नजर आता है कि संघ जो है मध्य प्रदेश में अपनी पैठ बनाना चाहता है, अपनी पकड़ को मजबूत करना चाहता है। इसीलिए बीते 5 महीने में ये तीसरा दौरा है मोहन भागवत का और तीसरी बार वो अपने संघ के जो सेवक है उनको संबोधित कर रहे हैं हर छोटे छोटे मुद्दे को लेकर। जी चलिए, शुक्रिया आपका आकांक्षा जानकारी के लिए।
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के भी आज कई कार्यक्रम हैं। रायपुर और दुर्ग में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द प्रोग्रेस ग्लोबल अवार्ड में रायपुर में शामिल होंगे। निजी होटल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इधर पाटन के सेलूद गांव में भी मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है। तो दुर्ग दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और रायपुर में एक कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे हैं। रायपुर में द प्रोग्रेस ग्लोबल अवार्ड में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल होंगे। निजी होटल में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। वहीं पाटन के सेलूद गांव में भी मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है। स्वास्थ्य सेवाओं की सौगात भी आज मिलने जा रही है। 5 शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का डिजिटल शुभारंभ मंत्री टीएस सिंहदेव करेंगे। रायगढ़, जगदलपुर और भाटापारा को सौगात मिल रही है। 3 नए शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के भवन का भूमि पूजन भी होगा, जो डिजिटल तरीके से मंत्री टीएस सिंहदेव करेंगे। स्टार जैन हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ में। स्टार, आज मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के कार्यक्रम है जो बेहद महत्वपूर्ण है। देखिए, दोनों का कार्यक्रम काफ़ी महत्वपूर्ण है। जहाँ तक मुख्यमंत्री की पहले बात करें तो एक निजी रायपुर के एक निजी होटल में एक अवार्ड सेरेमनी है, उसमें वो शामिल होंगे जो इंस्पायर अवार्ड को लेकर है। इसके अलावा सीधा उसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने ग्राम यानी दुर्ग जिले के पाटन में सेलूद में आयोजित एक कार्यक्रम है, वहाँ शामिल होंगे। तो ये दोनों बड़े महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, क्योंकि जहाँ तक सेलूद की बात करें तो वो उनका ग्राम के गृह शहर जो है पाटन है उसके पास का इलाका है, और वहाँ पे लोगों में काफ़ी उत्सुकता है इस कार्यक्रम को लेकर और काफ़ी लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था, लेकिन कोविड के चलते ये कार्यक्रम टलते आ रहा था। वहीं दूसरी स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव की बात करें तो शहरी स्वास्थ्य योजना के तहत आज वो कई सौगात देने जा रहे हैं। 5 शहरों में शहरी स्वास्थ्य योजना के तहत वो हमर अस्पताल का शुभारंभ करेंगे। इसके अलावा कई दूसरे और जिलों में इस शहरी स्वास्थ्य योजना के तहत हमर अस्पताल के लिए बिल्डिंग के भवन निर्माण का शिलान्यास करेंगे। तो ये एक प्रकार से स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से प्रदेश में बहुत बड़ी सौगात रहेगी, क्योंकि ग्रामीण अंचलों में तो स्वास्थ्य सुविधाओं का काफ़ी कुछ विस्तार किया गया पिछले समय में। शहरी स्वास्थ्य को लेकर, शहरी एरिया को भी लेकर सरकार गंभीर है, और लगातार हमने रायपुर में भी देखा कि मुख्यमंत्री मोबाइल यूनिट भी शुरू की गई, जिसके माध्यम से लोगों को स्वास्थ्य पहुँचाई जा रही, स्वास्थ्य सुविधा पहुँचाई जा रही है। इसी तरीके से रायपुर के अलावा दूसरे शहरों में भी शहरी स्वास्थ्य सुविधा को विकास करते हुए वहाँ पर हमर अस्पताल के कंसेप्ट को लेकर डेवलप किया गया है, जिसका आज कई जिलों में 5 शहरों में शुभारंभ होगा। तो वहीं कुछ और अन्य शहरों में इस हमर अस्पताल के भवन के लिए भूमि पूजन का कार्यक्रम भी होगा। ये सारे कार्यक्रम सोशल कॉन्फ्रेंसिंग यानी डिजिटल मीडिया के थ्रू स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव शामिल होंगे इस कार्यक्रम में। शुक्रिया आपका स्टार जानकारी के लिए। आज आईआईटी का 51वां दीक्षांत समारोह होने जा रहा है। दीक्षांत समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। छात्रों को डिग्रियां बांटी जाएंगी। वर्चुअल माध्यम से नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। 2019 में स्नातक करने वाले छात्रों को डिग्री बांटी जाएगी। छात्रों को प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। आज बिहार में आखिरी चरण की वोटिंग है। बिहार में आखिरी चरण के लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है। 15 जिलों की 78 सीटों पर मतदान हो रहे हैं। सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 11 मंत्रियों की किस्मत दांव पर लगी हुई है। तो बिहार में आखिरी चरण की वोटिंग 10 तारीख को नतीजे आएंगे। 10 तारीख को बिहार और मध्य प्रदेश का सियासी भविष्य तय होगा। बहरहाल बिहार में आखिरी चरण के लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है। मतदाता मतदान केंद्रों में पहुंच रहे हैं। 11 मंत्रियों की किस्मत इस बार 78 सीटों के दांव पर लगी है। बिहार में आखिरी चरण की वोटिंग जारी है। मतदाता मतदान केंद्रों तक पहुंच रहे हैं। 15 जिलों की 78 सीटों पर मतदान शुरू हो चुका है। 11 मंत्रियों की किस्मत दांव पर है। तो बिहार विधानसभा चुनावों में आज तीसरे और आखिरी चरण की जो वोटिंग हो रही है उसको लेकर प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया है। बिहार विधानसभा चुनावों में आज तीसरे और आखिरी चरण का मतदान है। सभी मतदाताओं से मेरी विनती है कि वे अधिक से अधिक संख्या में लोकतंत्र के इस पावन पर्व में भागीदार बने और वोटिंग का नया रिकॉर्ड बनाएं। और हाँ, मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान भी अवश्य रखें। ग्वालियर से बड़ी खबर, सुब्रत राज सहारा पर धोखाधड़ी का केस दर्ज हुआ है। सुब्रत और उनके बेटे समेत 11 लोगों पर केस दर्ज हुआ। मुरार थाने में राजीव सिंह भदौरिया ने केस दर्ज कराया है। धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए सहारा श्री और उनके बेटे के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज कराया गया। आयकर विभाग ने मध्य प्रदेश की एडवर्टीजमेंट कंपनियों पर ताबड़तोड़ छापेमार कार्रवाई की है। आयकर विभाग ने बीजेपी की शिवराज सरकार के करोड़ों के विज्ञापन के काम लेने वाली कंपनी विजन फोर्स के दफ्तर पर छापा मारा। विजन फोर्स के मालिक संजय प्रकट है। बता दें कि विजन फोर्स कंपनी साल 2010 से बनी थी और इन 10 सालों में विजन फोर्स ने मध्य प्रदेश सरकार के करीब हर विभाग के लिए ब्रांडिंग का काम किया। उज्जैन सिंहस्थ कुंभ में भी विजन फोर्स ने 3 दिनों के विचार महाकुंभ का टेंडर लिया था, जिसमें खुद पीएम मोदी समेत दुनिया के तमाम डेलीगेट्स आए थे। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को करोड़ों की टैक्स चोरी के खुलासे होने की उम्मीद है। छत्तीसगढ़ में गोधन न्याय योजना के तहत गौठानों में खरीदे गए गोबर के एवज में 8 करोड़ 97 लाख रुपए का भुगतान किया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 20 अक्टूबर से 5 नवंबर के बीच गौठानों में खरीदे गए गोबर के लिए राज्य के 77,592 ग्रामीणों और गौपालकों को ये राशि ऑनलाइन दी। उन्होंने कहा कि सभी विभागों के साझा प्रयास से गौठान और गोधन न्याय योजना का सफल क्रियान्वयन हो रहा है। गौठानों में वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन और विक्रय भी शुरू हो चुका है। इससे अब महिला समूहों को भी लाभ मिलने लगेगा। उन्होंने वर्मी कंपोस्ट समेत दूसरी सामग्रियों के निर्माण के लिए महिला समूहों को प्रशिक्षित किए जाने पर जोर दिया। इस अवसर पर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि इस योजना के तहत अब तक 47 करोड़ 38 लाख रुपए का भुगतान गोबर बेचने वाले ग्रामीणों और गौपालकों को किया जा चुका है। ये समाज के जरूरतमंद और गरीबों को सीधा फायदा पहुंचाने वाली योजना है। वहीं कृषि उत्पादन आयुक्त डॉक्टर एम गीता ने बताया कि प्रदेश में 5,454 गौठान हैं, जिनमें से 3,677 गौठानों में गोबर की खरीदी की जा रही है। अब तक 23,68,900 क्विंटल गोबर खरीदा गया है। लगभग 9 करोड़ की राशि हमारे पशुपालकों के खाते में अंतरण हुआ है। अभी तक के कुल 37 करोड़ से भी अधिक की राशि गौपालकों के खाते में जा चुके हैं। वर्मी कंपोस्ट के जब पैसा पूरी तरह से आना शुरू होगा और वो जब आप लोगों को वितरित होगा तो हमारी जो बहनें हैं जो समिति के द्वारा निर्माण हो रहा है तो उसके घरों में भी खुशियां आएगी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नवा रायपुर स्थित नंदनवन जंगल सफारी और जू में वन्य प्राणियों के लिए नवनिर्मित 7 बाड़ों का लोकार्पण किया। ये बाड़े लोमड़ी, सियार, चैसिंगा, काला हिरण, कोटरी, नीलगाय और लकड़बग्गा के लिए बनाए गए हैं। इसे मिलाकर जंगल सफारी में कुल बाड़ों की संख्या 18 हो गई है। लोकार्पण कार्यक्रम में वन मंत्री मोहम्मद अकबर, कृषि और जल संसाधन मंत्री रविंद्र चौबे, संसदीय सचिव शिशुपाल सोरी, संसदीय सचिव चंद्रदेव राय भी मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने नंदनवन जंगल सफारी जू नवा रायपुर को पर्यटकों के लिए और अधिक आकर्षक बनाने के लिए वन विभाग की ओर से किए जा रहे काम की सराहना की। वहीं वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा कि जंगल सफारी और जू का निर्माण वन्य प्राणियों के व्यवस्थित प्रबंधन और प्राकृतिक परिवेश को बनाए रखने के लिए किया गया है। रायपुर नगर निगम चुनाव के 10 महीने बाद पहली बार हुई सामान्य सभा हंगामेदार रही। कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए सामान्य सभा की शुरुआत हुई। सभा में बीजेपी पार्षद बगैर नेता प्रतिपक्ष के शामिल हुए, जिसके चलते कई बार सदन में असमंजस के हालात बने। हंगामे के बीच संख्या बल ज्यादा होने के चलते सभी 30 प्रस्ताव पास कर दिए गए। ज्यादातर प्रस्तावों का बीजेपी पार्षदों ने विरोध किया, लेकिन संख्या बल के आगे मजबूर दिखे। चर्चा के दौरान बीजेपी पार्षद दल जमीन पर बैठकर विरोध करने लगे और सभापति से कोई जवाब न मिलने पर सदन से वॉकआउट भी कर दिया। सभापति प्रमोद दुबे ने विपक्ष की गैर मौजूदगी में 11 प्रस्ताव पास कर दिए, जिसके बाद विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। सदन में सभी 30 प्रस्ताव पास हो गए। 30 में से 22 प्रस्ताव नामकरण के थे।
रायपुर के विकास की जब चर्चा हो रही है, जब रायपुर के शहर की पूरी चर्चा हो रही है, तो आप जरूर इसमें भाग लें। और आज बड़े बड़े एजेंडे हैं, बड़े बड़े दुकान के लेकर तेली बांधा को लेकर, जो एजेंडा उन्होंने मिस कर दिया बाहर। अगर वो बाहर नहीं आते, एजेंडे में भाग लेते, तो हो सकता है कि हमारी कुछ कमी उसमें हमें पता चलती। चर्चा नहीं करके भाग जाना नहीं होता। हमें उम्मीद होती है, ठीक है, किसी चीज़ों में आपको आपत्ति हो सकती है, उस पर सुझाव आने चाहिए, उस पर आपके विरोध दर्ज होने चाहिए, उसमें संशोधन की पूरी गुंजाइश होती है। तो हमको क्यों मोहरा बना रहे भाई? तो इस तरह के प्रस्ताव लाके ये कुल मिला के महापुरुषों के प्रति इनकी भावनाएं अच्छी नहीं है। ये दिखाने के लिए मीठी मीठी बात करते, लेकिन इनके मन में इतना छल कपट है, आज ये स्पष्ट रूप से देखने को मिला। महापौर के दबाव में सभापति कार्य कर रहे हैं और उसके एजेंट बन गए कांग्रेस के और पिट्ठू हो गए हैं। और पूरी गरिमा को, सभापति की पूरी गरिमा को उन्होंने आज दिखा दिया कि वो आगे भी इसी प्रकार का सदन चलाएंगे। उनको निष्पक्षता पूर्वक विपक्ष से कोई लेना देना नहीं है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर आरक्षकों की रुकी हुई भर्ती प्रक्रिया फिर से शुरू कर दी गई है। इसी कड़ी में शुक्रवार को पीएचक्यू की ओर से आरक्षक संवर्ग की भर्ती के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा की रेंजवार समय सारणी जारी कर दी गई है। आगामी 4 जनवरी से शारीरिक दक्षता परीक्षा ली जाएगी और 20 फरवरी 2021 तक चयन सूची जारी करने का समय तय किया गया है। जानकारी के मुताबिक डीजीपी डीएम अवस्थी की ओर से आरक्षकों की भर्ती परीक्षा के लिए तय कार्यक्रम के मुताबिक हर रेंज के आईजी 14 नवंबर तक भर्ती समिति का गठन करेंगे। जारी कार्यक्रम के मुताबिक रायपुर रेंज के कुल 11,672 अभ्यर्थियों के लिए 4 जनवरी 2021 से 3 फरवरी 2021 तक शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी। इसी तरह दुर्ग रेंज के 21,140 अभ्यर्थियों के लिए 4 जनवरी से 6 फरवरी तक, बिलासपुर रेंज के 5,649 अभ्यर्थियों के लिए 4 जनवरी से 16 जनवरी तक, सरगुजा रेंज के 3,588 अभ्यर्थियों के लिए 4 से 12 जनवरी तक और बस्तर रेंज के 6,710 अभ्यर्थियों के लिए 4 जनवरी से 19 जनवरी 2021 तक शारीरिक दक्षता परीक्षा आयोजित होगी। आपको बता दें कि इससे पहले 1 अप्रैल से 25 अप्रैल तक शारीरिक दक्षता परीक्षा होनी थी, जिसे कोरोना महामारी के कारण स्थगित कर दिया गया। साथ की बड़ी बात में आज के लिए बस इतना ही। आगे देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा में खबरों का बुलेटिन। हमर बानी हमर गोट श्रवण के साथ।